स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस टेस्ट साथी की अभ्यास सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो एमसी और अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। और देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लोग बस पढ़ने पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिस वाले एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हम लोग लैग करते हैं। हम लोग को फियर होता है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, अगर मैं फेल किया तो क्या होगा। हम लोग कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ फेलियर होता है हम लोगों को। तो हमें उस चीज़ से आगे बढ़ना है और हमें रियल ग्राउंड पे उतरना है। जैसे हम प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, एंड इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये सीरीज़ डिज़ाइन की है, ताकि आपके एमसीक्यूज अप्रोच, जो आपका एप्टीट्यूड है, वो डेवलप हो सके। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संसदीय लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन बी फाउंड इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। अब देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पूछ रहा है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब हमें पता है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये है कि पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। बट अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही सेपरेट ऑर्गन होते हैं, दोनों की पावर्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, वो दे आर नॉट, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो पहला ऑप्शन है, इट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, प्रेसिडेंट कैन बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग टू द पार्टी विदाउट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना। अब देखो, प्रेसिडेंट कभी भी हेड हो सकता है क्या गवर्नमेंट का? हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि हेड करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। बट ये क्या कह रहा है ऑप्शन में कि प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द सेरेमोनियल हेड, ही इज द नॉमिनल हेड। ओके, सो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन हटाएंगे तो हमारे पास बचता है, ओके, तो आंसर आ जाएगा सी, इट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है। द प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग टू द पार्टी विदाउट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। हाँ, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी वोट से आए। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले इलेक्ट होते हैं, फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपना कॉन्फिडेंस वोट देना होता है। ठीक है, जो एक कॉन्फिडेंस लेना होता है लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब आता है हमारे एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन। एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, आप उस क्लास में देखिएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभिकथन ए, अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को अक्सर सरकार के कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। कारण, सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलना और हर चीज़ पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए कैबिनेट की बैठकें में निर्णय लिए जाते हैं। अब असर्शन कह रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी in most countries is often known as the cabinet form of government. Okay, reason, it is not practical for all ministries to meet regularly and discuss everything, hence decisions are taken in the cabinet meetings. देखो, पहली स्टेटमेंट देखेंगे हम, फिर सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम दोनों को बिकॉज लगा के हम उसका रीज़न जानेंगे कि ये सही है या नहीं। तो असर्शन क्या, अगर असर्शन की अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मोस्ट कंट्रीज़ में, हाँ, हमारी कंट्री में भी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं बिकॉज कैबिनेट
इज द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर रेगुलर मीटिंग्स कर देना है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मीट रेगुलरली। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट सही है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्ट्री टू मीट रेगुलरली। देखो यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीट रेगुलरली। अगर ये बोलता कि यहाँ पे अगर रेगुलर वर्ड नहीं होता तो ये होता है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज टू मीट। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट रेगुलरली और दे आर टॉकिंग अबाउट सेल्डमली। ठीक है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो डेली मतलब रेगुलर होने की बात कर रहे हैं या कभी कभी मिलने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलर वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो रेगुलर मिलें और सबको डिस्कस करें, इसलिए डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। ओके, तो इसका जो फिर हम देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट because it is not practical for all ministries to meet regularly and discuss everything, hence the decisions are taken in cabinet meetings। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। both A and R मतलब assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। okay, next question नंबर 3। सरकार के भारतीय मॉडल को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि इंडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। अब वेस्टमिंस्टर जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? देखो, ब्रिटेन में ना एक जगह है, ब्रिटेन में एक जगह है, ब्रिटेन के लंदन में एक जगह है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर। ठीक है, तो वो उसके पार्लियामेंट को, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है उसको सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर, इसलिए हम इस ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। हमारी कंट्री में भी वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि हमने अपना जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से, इसलिए हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओके ओके, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड विद द असिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मॉडल्ड वेरी closely to the lines of the British Constitution. C. India follows parliamentary form of government and D. The popular parliamentary house is elected. देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश की असिस्टेंस से तो नहीं बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिज़ाइन किया था। हर एक सेक्शन के लोगों ने वहाँ बैठ के अपने अपने व्यूज़ रखे थे। ठीक है, तो सबने पीपल ऑफ इंडिया ने मिलके बनाया है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकेंड कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मॉडल्ड वेरी क्लोजली ऑन द लाइन्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या इंडियन का जो फॉर्म है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का और जो ब्रिटेन का है उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट। बट अगर हम हमारे यहाँ क्या होता है, वेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? ही इज इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड बाय, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई किंग या मोनार्क वो हेरिडिटरी पोजीशन लेते हैं। ठीक है, उनकी हेरिडिटरी पोजीशन होती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमारा बहुत क्लोजली नहीं है, इसमें कहा है वेरी क्लोजली, तो वेरी क्लोजली तो नहीं है। इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, इसलिए हमने अपने गवर्नमेंट को या अपने सिस्टम को क्या नाम दे रखा है? वेस्टमिंस्टर फॉर्म मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संसदीय शासन प्रणाली में इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, ओके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द जुडिशरी, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कह रहा है कि लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, नहीं, जुडिशरी और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये तीनों, ये थ्री फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, ये तीनों एक दूसरे पे दे कैन चेक ऑन ईच अदर। अगर कोई भी अपने डोमेन को, अपने जो जुरिस्डिक्शन है उसको क्रॉस कर रहा है, उससे बाहर जा रहा है, तो ये चेक कर सकते हैं एक दूसरे पे। लेकिन जुडिशरी लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओके। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द जुडिशरी, नो, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? आपने देखा होगा अंडर आर्टिकल 32 जो रिट जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है, जो जुडिशरी होती है, वो क्या करती है, जो एग्जीक्यूटिव के जो कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस या लॉज से किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो जुडिशरी क्या कर देती है, उनको इनवैलिड घोषित कर देती है या वॉइड करार दे देती है। तो जुडिशरी is not responsible to the executive and neither executive controls the judiciary, okay. Judiciary is responsible to the executive, no, this is also incorrect। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को फॉर हिज पॉलिसीज, एवरी लॉ, एवरीथिंग, जो भी वो कर रहा है, जो भी पॉलिसीज बना रहा है, वो लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव असेंबली में आके उसको जवाब देना है कि उसने अगर कोई भी पॉलिसी डिज़ाइन करी है तो क्यों करी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो लेजिस्लेचर में भी आके बैठता है, ठीक है, और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट के बाहर हैं तो दे आर एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, दे आर द लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब वो लॉज बना रहे हैं, बिल्स पास हो रहे हैं, डिबेट्स चल रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो तब वो लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, ओके। तो आंसर हो जाएगा डी, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में सरकार के रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगेन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताना है। तो असर्शन है द प्रेसिडेंशियल फॉर्म इज अ नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तीन जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म इज अ नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, करेक्ट। वेयर एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हाँ, पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हुआ, ओके, करेक्ट। रीजन, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल in the parliamentary system unlike in the presidential system। अब लेजिस्लेचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पीपल को, यस, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अनलाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि क्या ये इसका करेक्ट आंसर है या नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिकॉज द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम अनलाइक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट पार्टली ट्रू भी है और पार्टली अनट्रू भी, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ये करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली
स्थापित करता है ये स्पष्ट है। The Constitution establishes parliamentary system not only at the center but also in the states. This is evidently by। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश कर रहा है सेंटर पर ही नहीं बल्कि स्टेट्स में भी। अब ये किससे पता चलेगा, कौन से ऑप्शंस हमें बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर एंड द प्रोविजंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। अब देखो तीनों प्रोविजंस ही बता रहे हैं कि स्टेट में भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ जब मेंबरशिप होगी मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में। हाँ, यहाँ पे क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब मेंबरशिप है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है वही लेजिस्लेटिव ब्रांच में ही आता है, ठीक है। वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट होता है और वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। तो एक ऑप्शन कह रहा है कि मेंबरशिप जो होगी मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, करेक्ट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, हाँ, एग्जीक्यूटिव की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेजिस्लेचर को। प्रोविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस डिसोल्यूट होगा, ठीक है, ओके। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली के विशेषताएं क्या हैं? द फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आर। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स बताने हैं। अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, क्या उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, बट फीचर्स पूछा है तो लेट्स सी। प्रेजेंस ऑफ डी जूरी एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी जूरी का मतलब क्या है कि जो जूरी मतलब जो डी फैक्टो द ऑफ फैक्ट एंड डी जूरी मतलब नॉमिनल, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ डी जूरी एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, यस ये करेक्ट है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। सो अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो फोर्थ स्टेटमेंट सब में है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर में, यस करेक्ट। तो फिफ्थ हमारा करेक्ट है। तो अब हम वी आर लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस। इसमें हमें देखना है कि इसमें भी 2, 4 एंड 5 आ रहा है, 2, 4 एंड 5 1 देखेंगे। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही हो, क्योंकि आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी है और इंडिया में भी, बट ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं, बट इंडिया में है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, अनरिटन भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 2, 4 एंड 5th, ओके। नेक्स्ट आता है, भारत में संसदीय सरकार के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? द मेजर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया इज आर। मेजर फीचर्स क्या हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में? अब हमसे पूछा है इंडिया में। अब देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे फीचर्स पूछा था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूछा है ना इसमें, वेट, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूछा है, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इंडिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। नेक्स्ट, द मेजर फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। हमारे देश में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, ओके। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, complete separation of legislature and the executive organ. Select the correct answer using the codes below. First, second and third, 1 and 3 and 1, 2 and 3. Major features of parliamentary government in India. अब देखो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। सेकंड, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यस करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होगी। कंप्लीट सेपरेशन
ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। कंप्लीट सेपरेशन हमारे देश में नहीं फॉलो किया जाता, ये कंप्लीट सेपरेशन वाला कहाँ फॉलो होता है, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में फॉलो किया जाता है कंप्लीट सेपरेशन। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन हटा देंगे तो वी आर लेफ्ट विद आंसर ए, सर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति प्रणाली में जो विशेष मौजूद है लेकिन संसदीय प्रणाली में नहीं है वह है, द फीचर विच इज प्रेजेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम बट लैकिंग इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द, वो फीचर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में लैक कर रहा है, तो हम वो देखेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन द रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फिक्स टेन्योर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, formation of executive form of the formation of the executive from the members of legislature, responsibility of the executive to the legislature। अब देखो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है जो कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में लैक करता है, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये तो होता ही है। फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द मेंबर्स, ये भी होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव द लेजिस्लेचर, ये भी होता है। बट क्या नहीं होता है, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। ओके, बी, मुख्य कार्यकारी का निश्चित कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सरकारों के एकात्मक मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Consider the following statements about unitary model of government। यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की बात चल रही है। तो यूनिटरी मॉडल का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिकली जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट ना हो, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना हो, ठीक है, और जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में हमने ये देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो इन अ यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन इज ऑलवेज सुप्रीम। ज़रूरी नहीं है कि यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम हो, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है बट पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑलवेज आ रहा है ना, तो ऑलवेज नहीं, दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट। Legislatures are not bicameral in such a model as all the powers is vested in the central government। Legislatures are not bicameral, ऐसा नहीं है कि legislature bicameral नहीं हो सकती। legislature में bicameralism हो सकती है, मतलब 2 houses present हो सकते हैं, बट इसमें कह रहा है कि legislature is not bicameral in such a model, all the power in vested in the central government। central government में power present हो सकती है, ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट या जो मॉडल मतलब जो नीचे वाले लेवल के गवर्नमेंट होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखो ये 5 बॉडीज़ हैं। अब हमसे पूछा है कि इनमें से सेंटर स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन सी बॉडी करती है, बट हमसे पूछा है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं आती। तो अब देखोगे कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो अगर हमने ये हटाया सेकंड ऑप्शन, तो वी आर लेफ्ट विद, ये हट गया रीजनल डेवलप। देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इट इज़ एन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी,
ओके, तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन इसमें नहीं है, तो वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। तो देखो, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 5 डी, 1 and 5 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वे विधायी मामले जिन पर पूरे देश में एक रूपता वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं है, उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। The legislative matters on which uniformity of legislation throughout the country is desirable but not essential are enumerated in the constitution। देखो, वो लेजिस्लेटिव मैटर्स जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन हमारी कंट्री में डिज़ायरेबल है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हो, बट ज़रूरी नहीं है कि हो, तो वो कौन सी लिस्ट है इसमें से बताना है। देखो, 5th and 6th शेड्यूल आर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल ट्राइब्स, तो इन्हें हम हटा देंगे, ये नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट को, एक इंडिविजुअल को स्टेट को क्या करना है। ये स्टेट के फंक्शंस या स्टेट की ड्यूटीज़ बताता है कि स्टेट्स को क्या राइट्स देने हैं एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये तो हम, ये भी नहीं होगा। वेट, so the board, I think board is not, wait, okay, so अगर हम इस ऑप्शन को देखें, concurrent list, now अगर हम इसको देखें तो ये रेजिडरी लिस्ट नहीं है। रेजिडरी पावर्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे लेजिस्लेशन यूनिफॉर्मिटी है, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। बट अगर दोनों एक साथ लॉ बना देंगी तो किसकी लॉ मानी जाएगी, किसकी लॉ को प्रेफरेंस दिया जाएगा? वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लॉ को खारिज कर दिया जाएगा। ओके, तो कॉन्करेंट लिस्ट बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। अब देखो, हमसे पूछा है कि कौन सी सिचुएशंस में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। तो पहला है राज्यसभा पास रेजोल्यूशन दैट इफेक्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल। अब देखो, जब 5 सिचुएशंस होती हैं जब ऐसा होता है, पहला है राज्यसभा पास, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी कि हमें पार्लियामेंट की हेल्प चाहिए कि हमें ये वाली लॉ फ्रेम करनी है, तो तब पार्लियामेंट आ सकता है। फिर सेकंड, ये ऑप्शन गलत है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट रूल में क्या हो जाता है, स्टेट पूरी प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है और प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं उस स्टेट को रूल करने के लिए या उस स्टेट को चलाने के लिए। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट उस स्टेट पर जिस पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा है तो वहाँ पे वो लॉ बना सकते हैं। थर्ड हमारा होता है जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल लॉज को अप्लाई करना है, ठीक है, तब हम कर सकते हैं। चौथा, जब 2 या 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगी, 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट करती हैं तब, ठीक है, तब कर सकते हैं। ओके, तो जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी, जब प्रेसिडेंट रूल होगा, जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होंगे 2 और मोर स्टेट्स, और फिफ्थ सिचुएशन जो होगी वो होती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। ऑलराइट, तो ये 5 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे
पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे या स्टेट डोमेन में आके लॉ बना सकता है। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्यसभा ये घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। ऐसे प्रस्ताव का समर्थन इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्स, अगर राज्यसभा डिक्लेयर करती है कि ये नेसेसरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन मैटर इन द स्टेट लिस्ट, देन द पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर, सच रिजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय। अब हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था कि पार्लियामेंट किस मतलब कौन कौन से सिचुएशन में लॉ बना सकती। अब आता है कि जब वो लॉ बनाएगी, जब अगर राज्यसभा, पहली कंडीशन क्या थी, राज्यसभा पासेस रिजोल्यूशन। अब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है, मगर राज्यसभा को उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो वो रिजोल्यूशन कितने उससे मेजॉरिटी से सपोर्ट करना चाहिए, वो है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल क्यों बनाया जाता है? देखो, इंटरस्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 बताता है इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में, और ये कौन बना सकते हैं, कौन बनाता है इंटरस्टेट काउंसिल? ये टाइम टू टाइम बनाया जाता है। इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी, नॉट अ परमानेंट बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है ये, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑलराइट। ये आर्टिकल 263 में आता है, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी। टाइम टू टाइम अगर कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाते हैं ये। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बोलेंगे कि इंटरस्टेट काउंसिल बनना है, तो प्रेसिडेंट टाइम जब नीड लगेगी, टाइम टू टाइम अपॉइंट करेंगे, नीड लगेगी कि हाँ इंटरस्टेट काउंसिल की नीड है, तब बनाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी। ओके, सो इंटरस्टेट काउंसिल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ, अब हमसे कह रहा है कौन से, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन मिलके इंटरस्टेट काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, कौन कौन रहता है मेंबर। तो चीफ मिनिस्टर सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, करेक्ट। 5 मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड आर परमानेंट इन्वाइटीज टू द काउंसिल, ये भी करेक्ट है। 5 मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे जो कि काउंसिल के लिए परमानेंट इन्वाइटीज रहेंगे। ओके, सॉरी, द काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। यस, काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी काउंसिल रेकमेंड करेगा वो एडवाइजरी होगा, मीन्स काउंसिल जो है एडवाइजरी है, रिकमेंडेटरी नेचर। इसकी जो भी ये सजेशंस देगा, जो भी रिकमेंडेशंस देगा, वो बाइंडिंग नहीं होंगी। ओके, द काउंसिल मीट्स वंस बाई एनुअली। नो, काउंसिल की जो कम से कम, अगर काउंसिल जब बनेगा तो उसकी कम से कम एटलीस्ट 3 मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, इन अ ईयर। 3 बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स मीट करेगा एक साल में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अगर हम 4th हटाएंगे तो वी आर लेफ्ट विद आंसर ए, 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। अगेन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल एज अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असर्शन क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द यूनियन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये टाइम टू टाइम बनती है, पर टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय प्रेसिडेंट, ये परमानेंट बॉडी नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन, इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द प्रेसिडेंट।
यस करेक्ट। अब देखेंगे कि क्या ये इसका आंसर सही है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द यूनियन बिकॉज इट इज स्टैब्लिश बाय द प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका, ए इज करेक्ट एंड आर इज एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अतिरिक्त संवैधानिक उपकरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस? इट इज़ नॉट डिवाइसेस, हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे होगा बॉडी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ओके to promote cooperation and coordination between the center and the states? सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए इसमें से कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? मींस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो आर्टिकल 263 में आता है, ठीक है, तो ये तो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ लेकिन परमानेंट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, तो ये तो हट जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन एंड जोनल काउंसिल, दीज ऑल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो हमारा हो जाएगा आंसर 1, 2, 1, 3 एंड 4। ओके सी। नेक्स्ट, संविधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किस से डील करता है? ठीक है, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है होती हैं, दे कम अंडर आर्टिकल 262, 262 के अंदर में आती हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल्स, इंटर स्टेट काउंसिल्स 263 में आता है। अब फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 to 309 हमें बताता है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स रहेगा बीच में, ठीक है, ये किस में आता है? पार्ट 13, पार्ट 13। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ही चीज़ें आती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच कराधान शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है। कई करों में से सेवा कर है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अमंग देमसेल्व्स अमंग द सेवरल टैक्सेस। सर्विस टैक्सेस, जो सर्विस टैक्स होगा, इट इज लिवाइड बाय द सेंटर, सेंटर लिवाई करेगा, बट कलेक्ट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट्स। B, levied by the center but collected and appropriated by the center and the states. C, levied and collected retained by the center, but D, levied collected and retained by the states. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, ठीक है, levied by the center but collected and appropriated by the states. Okay, next we are about to complete this series. ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। संविधान में किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने का, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुदानों का प्रावधान है। ये निम्न के अंतर्गत आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अ स्टेट और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। It comes under statutory grants, discretionary grants, backward area development grants और grants in aid। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो होती हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और स्टेट और उनके लेवल, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, जो शेड्यूल्ड एरियाज उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को रेज करने के लिए ग्रांट की जाती हैं, ठीक है, एंड these provide to all the scheduled area states. So this
इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज की हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। ऑल राइट, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको जाके एक बार रिवाइज़ करिएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जो कि हम अभ्यास का 3rd क्लास होगी, जिसमें हम फिर से MCQ सॉल्व करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स को समझेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।